Hello students, welcome back to your social science class. As we were reading chapter number 20 of civics, the Union Government, the Judiciary, we read about the introduction of the third organ of our government, Judiciary. We also read about independence of Judiciary, type of cases, criminal cases and civil cases. We also read about FIR and single unified integrated system. Now let's continue with our next topic, इंडियन जुडिशियल सिस्टम. इंडियन जुडिशियल सिस्टम को डायग्राम या फ्लो चार्ट की हेल्प से बताया गया है. सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके बाद हाई कोर्ट, हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, और लास्ट होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिसे लोअर कोर्ट कहते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है. इन्हें भी आगे डिवाइड किया गया है सिविल कोर्ट्स में और क्रिमिनल कोर्ट्स में. सिविल कोर्ट्स में जो कोर्ट होते हैं, सिविल जज फर्स्ट क्लास और सिविल जज सेकंड क्लास कोर्ट होते हैं, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उन्हें आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जस्टिस या मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड लास्ट इज कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. नाउ we will discuss about all these in detail. First one is Supreme Court of India. Supreme Court. The Supreme Court was established on January 26, 1950. Supreme Court जनवरी 1950 में सेटअप किया गया. Supreme Court is the highest court of the country with its headquarter at New Delhi. सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. इट हियर्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. ये दोनों तरह के केसेस को सुनता है, सिविल केसेस को भी और क्रिमिनल केसेस को भी. इट आल्सो डील्स विद द केसेस pertaining टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ से रिलेटेड केसेस को भी डील करता है, सॉल्व करता है. कंपोजिशन. द सुप्रीम कोर्ट comprises of a chief justice and a maximum number of 31 other judges. सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और 31 अदर जजेस हो सकते हैं, who are appointed by the President of India on the recommendation of the Collegium system. ये सभी जजेस इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कोल्जियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे या उनकी एडवाइस पे. इट इज़ अ क्लोज्ड ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कोल्जियम सिस्टम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाता है और 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के. वाहिल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते समय द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स अदर जजेस एज शी और ही डीम्स प्रॉपर. चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते समय इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अदर जजेस से कंसल्ट करते हैं, एडवाइस लेते हैं कि क्या वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं. नॉर्मली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है. सिमिलरली द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसी तरह जो बाकी जजेस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसी तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं. डू यू नो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज नोन एज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया.
ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया का जो हाईएस्ट कोर्ट था उसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये 1937 से 1949 तक था। इट वाज लोकेटेड इन द पार्लियामेंट हाउस। यह पार्लियामेंट हाउस में लोकेटेड था, स्थित था। क्वालिफिकेशंस ऑफ द जज। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? टू बी एलिजिबल टू बिकम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन मस्ट बी। एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक पर्सन में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट वन है ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ए जज ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, उसे किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर के लिए। मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, कम से कम 5 साल तक उसे किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़र में एक अच्छा जज होना चाहिए। टेन्यूर एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल क्या होता है और उसे किस तरह से अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है? द चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। इंडिया के चीफ जस्टिस और जो दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 65 ईयर की एज कंप्लीट होने तक अपनी पोस्ट पे अपने ऑफिस में वर्क कर सकते हैं। वंस ए जज इज अपॉइंटेड शी और ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। जब भी कोई जज अपॉइंट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है, उसे किसी साधारण तरीके से या साधारण हालातों में उसे अपनी पोस्ट से, अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता। शी और ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू डिस्चार्ज फंक्शंस बाय द प्रेसिडेंट on the basis of a resolution passed by each house of the parliament by a special majority during the same session। उसे तभी रिमूव किया जा सकता है अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, कानून का पालन नहीं करते, या वो इनकैपेसिटी को प्रूव करते हैं कि वो कैपेबल नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए, या किसी के साथ कोई मिसबिहेव करते हैं या कोई कार्य अच्छे तरीके से नहीं करते, तो उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। उन्हें रिमूव करने के लिए एक रिसोल्यूशन पास किया जाता है जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं और स्पेशल मेजॉरिटी से इस रिसोल्यूशन को पास करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट। इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट का यूज किया जाता है। इम्पीचमेंट एक मेथड होता है जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स की वोटिंग करवाई जाती है और स्पेशल मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। तो जितने मेंबर्स पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं सेम सेशन में, उनकी वोटिंग के आधार पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इस रिसोल्यूशन के पास होने के बाद जज को रिमूव कर सकते हैं, पर हमारे इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। स्पेशल मेजॉरिटी, डू यू नो? स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल मेंबर्स जितने भी अवेलेबल होते हैं उस हाउस में, उस मीटिंग में, उनकी एब्सोल्यूट क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए। एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। और जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और दोनों हाउसेस की वोटिंग होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस।
तो स्पेशल मेजॉरिटी में टोटल मेंबरशिप की स्पष्ट बहुमत होना चाहिए और जितने मेंबर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, उनकी वोटिंग के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंस, वेतन तथा भत्ते। द गवर्नमेंट हैज़ सेट द सैलरी फॉर अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट ₹2.8 लाख पर मंथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 2.8 लाख पर मंथ डिसाइड की है। वेयर एज फॉर अदर जजेस, और बाकी जो दूसरे जजेस होते हैं जो उनकी जो सैलरी होती है वो पर मंथ 2.5 लाख तक होती है। बिसाइड अलाउंस, इन परमिशंस के अलावा दे आर प्रोवाइडेड विद मैनी अदर फैसिलिटीज़, उन्हें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, सुविधाएं दी जाती हैं। सच एज ऑफिशियल रेजिडेंट, उन्हें एक ऑफिशियल होम दिया जाता है, कार दी जाती है। ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल्स के लिए परमिशंस दी जाती हैं। लीव एंड पेंशन ऑन रिक्वायरमेंट, उन्हें लीव दी जाती है, छुट्टियां दी जाती हैं, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन भी दी जाती है। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स होती हैं और ये क्या क्या कार्य करता है। एट द हाईएस्ट कोर्ट of the country, the Supreme Court performs many important functions and exercise different type of jurisdiction such as original, appellate, advisory and supervisory jurisdiction. As the highest court of country, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट होता है, तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य करता है। अलग अलग तरह के मामलों में ये अपना फैसला सुनाता है, न्याय देता है। तो इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ओरिजिनल, अपीलिस्ट, एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में डिवाइड किया है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का क्या मीन्स होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज़ एक्सरसाइज्ड इन केसेस विच ओरिजिनेट इन सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन उन केसेस को सोल्व किया जाता है, उन केसेस को सोल्व करता है जो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही दर्ज होते हैं। विच मीन्स दे कैन बी हियर्ड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम, जो पहली बार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। सच केसेस इंक्लूड डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट। तो ये केसेस होते हैं जैसे डिस्प्यूट अराइज हो जाता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, अगर कोई झगड़ा हो जाता है, एक या एक से अधिक स्टेट में कोई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे केसेस होते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही दर्ज किए जाते हैं, पहली बार में ही ये सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट और स्टेट्स विज वन और मोर स्टेट, अगर एक यूनियन टेरिटरी में और यूनियन गवर्नमेंट में या किसी स्टेट में डिस्प्यूट हो जाता है, उनसे रिगार्डिंग भी जो केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। बिटवीन 2 और मोर स्टेट, अगर एक या दो से अधिक स्टेट्स में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तब भी केस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं और इन केसेस को ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहा जाता है। जो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही दर्ज किए जाते हैं वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं। इंटर-स्टेट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर एंड पावर आर आल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। स्टेट के अंदर वाटर शेयरिंग से रिलेटेड या पावर शेयरिंग से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होते हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनका जो निपटारा है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अदरवाइज़ जो केसेस होते हैं उनको पहले लोकल कोर्ट में दर्ज करवाया जाता है, फिर उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज करवाया जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। परंतु ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाले केसेस होते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही दर्ज किए जाते हैं। सेकंड है एपेलेट जुरिडिक्शन, अपील करने के लिए। अपीलेट जुरिडिक्शन इज एक्सरसाइज टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अपीलेट जुरिडिक्शन के अंडर वो केस आते हैं जब कोई पर्सन हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट या अदर कोर्ट्स के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग केसेस हों, सिविल केसेस हों या क्रिमिनल केसेस हों, तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है।
तो ऐसे केसेस को अपीलिस्ट जुरिडिक्शन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को सॉल्व करता है, उनकी अपील को सुनता है। दिस जुरिडिक्शन इज एप्लीकेबल टू केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केसेस सेंट बाय द हाई कोर्ट एंड क्रिमिनल केसेस, वेयर एज ए हाई कोर्ट changes the decision of lower court and gives a death sentence. The Supreme Court can also review its own decision taken earlier. तो जब केसेस कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ से रिलेटेड हों या वो केसेस जो हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं या सिविल केसेस हैं, तो वो केसेस सुप्रीम कोर्ट को सॉल्व करने पड़ते हैं। एक बार अगर किसी केस के ऊपर हाई कोर्ट अपना फैसला सुना चुका होता है या किसी को फांसी की सज़ा दे चुका होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस केस को दोबारा से देखे और उस डिसीजन को, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चेंज भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन आल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन टेकन अर्लियर। सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के डिसीजन भी सुना सकता है और इन केसेस को दोबारा से देख सकता है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान से रिलेटेड इश्यूज़ को इंक्लूड किया जाता है और मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, और जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन्हें कवर किया जाता है। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिज़ायर टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से इन सभी इश्यूज से रिलेटेड कोई सुधार करना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ और पब्लिक इम्पोर्टेंट से मैटर इश्यूज़ के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को वो एडवाइस दें। एज सच ओपिनियन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, पर जो सुप्रीम कोर्ट के सजेशंस होते हैं, ओपिनियन होते हैं, उनके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि वो उन डिसीजंस को अप्लाई करें या माने। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। सुपरवाइजरी jurisdiction empowers the Supreme Court to supervise the functions of all the courts below it. सुप्रीम कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं या लोअर कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इन सब के कार्यों को चेक कर सकते हैं, उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी वर्क करते हैं, मीन्स सभी कोर्ट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, उनसे रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं, अंडर विच द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट आर प्रिजर्व्ड। दीज रिकॉर्ड्स कैन बी साइटेड एज प्रेसिडेंट्स इन फ्यूचर इन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट आते हैं वो उन सब की प्रोसीडिंग्स को, सभी केसेस की प्रोसीडिंग्स को, सभी रिकॉर्ड्स को वो संभालते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। इन सभी रिकॉर्ड्स का यूज फ्यूचर में कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने पे किया जा सकता है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। ए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर ए लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर नल एंड वॉइड। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वो रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इफ़ इट encroaches अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, अगर ये किसी भी
पर्सन के फंडामेंटल राइट्स के मार्ग में बाधा बनते हैं, तो ऐसे लॉज को, ऐसे कानूनों को ये बेदखल कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। देयरफॉर आवर फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो पर्सन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट इज गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। सो द कोर्ट्स डज नॉट अलाउ आइदर द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर टू वायलेट एनी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कारण से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर इन दोनों को परमिशन नहीं देता कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करें, उनका उल्लंघन करें। द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Judicial review is the power of Supreme Court to review the laws enacted by Parliament or state legislature to ascertain whether they are in conformity with the provision of Constitution or not. जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के कानून होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को चेक करता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। इमीडिएटली सीजेस टू रिमेन इन फोर्स। अगर ऐसा पाया जाता है कि वो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, तो वो तुरंत उस केस को, उस लॉ को, उस कानून को कैंसिल कर सकते हैं जो फोर्स में होता है, मतलब उस कानून को वो रद्द कर सकते हैं। इन दिस वे, इस तरह से द कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल एंड गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है पीपल्स के राइट की प्रोटेक्शन करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है, सुरक्षित करता है। द जुडिशियल रिव्यू इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इन्फोर्सिंग द राइट। इस तरह से जो जुडिशियल रिव्यू है इम्पोर्टेंट मीन है, इम्पोर्टेंट साधन है हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का और उन्हें एनफोर्स करने का। आफ्टर गोइंग थ्रू द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डोंट यू थिंक दैट द रोल ऑफ दिस अपेक्स कोर्ट इज़ क्वाइट वाइड एंड कम्प्रीहेंसिव। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और फंक्शंस के बारे में जानने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट है हमारी कंट्री का, उसकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कम्प्रीहेंसिव है। इट हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टॉप देम वेयर एवर एंड वैन एवर नेसेसरी। यह गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को चेक करता है और जब भी ज़रूरी होता है वो इन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देता है। It also interferes in the working of other courts to ensure justice through fair trials. यह अदर कॉन्स्टिट्यूशंस की वर्किंग में, अदर कोर्ट्स की वर्किंग में भी इंटरफेयर करता है अगर वो कानून के अकॉर्डिंग या सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे होते। मीन्स ये अदर कोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को चेक करता है। Thank you. In our next video, we will read about High Court, its composition and powers.